अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून के नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास कार्य की सराहना की। तो आज देहरादून के नगर निगम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास कार्य की सराहना की। उत्तराखंड में अब तक क्या कुछ विकास कार्य हो चुके हैं, इसके बारे में सीएम धामी ने जानकारी दी और आगे क्या कुछ होने वाले हैं, इसकी भी चर्चा की। राज्य में चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। आगामी 10 अप्रैल को राज्य भर में एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। एनडीएमए और यूएसडीएमए मिलकर 7 प्रमुख जिलों में आपदा से निपटने का अभ्यास करेंगे। इस ड्रिल में भूकंप, बाढ़ और सड़क हादसों जैसे हालातों से निपटने की तैयारी परखी जाएगी। प्रशासन का पूरा जोर रिस्क मैपिंग और संसाधनों के सही इस्तेमाल पर है, ताकि यात्रियों की यात्रा पूरी तरह सुगम और सुरक्षित हो। तो देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हुए और चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। 10 अप्रैल को राज्य भर में एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। एनडीएमए और यूएसडीएमए मिलकर 7 प्रमुख जिलों में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने का अभ्यास करेंगे। इस ड्रिल में भूकंप, बाढ़ और सड़क हादसों जैसे हालातों से निपटने की तैयारी जो है वो की जाएगी और तैयारियों को परखा जाएगा। प्रशासन का जो पूरा जोर है वो रिस्क मैपिंग और संसाधनों के सही इस्तेमाल पर है, ताकि यात्रियों की ये जो चारधाम यात्रा है ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो। देहरादून में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया है। बीती रात पुलिस की अलग अलग टीमों ने पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध ठिकानों पर औचक छापेमारी की गई और देर रात तक खुले रहने वाले बार और रेस्टोरेंट पर सख्त कार्रवाई की गई। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस बेहद सख्त नजर आ रही है और ये अभियान लगातार जारी है। तो देखिए, देहरादून पुलिस की ओर से ऑपरेशन प्रहार जो है वो शुरू किया गया और इसी के तहत बीती रात पुलिस की अलग अलग टीमों ने पूरे शहर में जो है वो सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान संदिग्ध ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई और देर रात तक खुले रहने वाले बार और रेस्टोरेंट्स पर सख्त कार्रवाई की गई। और वहीं पुलिस का कहना है कि जो लोग नियम तोड़ते हैं उन पर पुलिस जो है बेहद सख्त नजर आ रही है और ये जो अभियान है ये आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो देहरादून पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां देर रात तक खुले रहने वाले बार और रेस्टोरेंट्स पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस का ये जो अभियान है वो लगातार जारी है और पुलिस का कहना है कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए एलपीजी गैस की आपूर्ति के लिए नई एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत राज्य को कुल 67% एलपीजी कोटा आवंटित किया गया है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में अब हर दिन 6310 सिलेंडर बांटने की व्यवस्था की गई है। देहरादून को सबसे ज्यादा 31% कोटा मिला है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान गैस की किल्लत को रोकना और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। तो आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए एलपीजी गैस की जो आपूर्ति है इसके लिए नई एसओपी जारी कर दी गई है और इसके तहत कुल
67% LPG कोटा आवंटित किया गया है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में अब हर दिन 6310 सिलेंडर बांटने की व्यवस्था की गई है। देहरादून को सबसे ज्यादा 31% कोटा दिया गया है। प्रशासन का जो उद्देश्य है वो यात्रा के दौरान गैस की किल्लत को दूर करना है और पूरी ही व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। तो ये बड़ा कदम लिया गया है राज्य सरकार की ओर से आगामी चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए, जहां LPG गैस की आपूर्ति के लिए एक नई SOP जारी कर दी गई है। राज्य में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के आगाज के साथ ही धामी सरकार ने विकास की रफ्तार तेज कर दी है। इस बार सरकार ने 1.11 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है। पिछले साल के बजट खर्च को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि उनके अधीन आने वाले पशुपालन, मत्स्य, कौशल विकास और गन्ना विकास विभागों ने पिछले साल के बजट का 100% इस्तेमाल किया है। मंत्री ने इस सफलता का श्रेय अपने विभाग के अधिकारियों को देते हुए उनकी पीठ थपथपाई है। तो इस बार सरकार ने 1.11 लाख करोड़ रुपए का ये जो भारी भरकम बजट है ये पेश किया है। और पिछले साल के बजट खर्च को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसको लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि उनके अधीन आने वाले पशुपालन, मत्स्य, कौशल विकास और गन्ना विकास विभागों ने पिछले साल के बजट का 100% इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ मंत्री ने सफलता का श्रेय अपने विभाग के अधिकारियों को दिया। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मेरे जितने भी विभाग हैं, चाहे वो कौशल विकास हो, चाहे वो दुग्ध विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, मत्स्य विभाग हो, गन्ना चीनी मिल विभाग हो, इन सारे विभागों को पिछले 4 साल में भरपूर सपोर्ट मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, चाहे वो बजटरी प्रोविजन के हिसाब से हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से हो। और मुझे धन्यवाद दूंगा समस्त अधिकारीगण को कि देखिए सरकार एक पॉलिसी बना सकती है, मंत्री एक पॉलिसी सोच के धरातल पर उतारने की बात कर सकता है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए अधिकारियों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मेरे समस्त विभाग के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, पॉलिसी मेकिंग में भी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने में भी। और गर्व के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि 2024 में मेरे जितने भी विभाग थे उनका पूर्ण बजट यूटिलाइजेशन हमने किया है। जो हमको फाइनेंस विभाग के माध्यम से बजट मिला था उसका 100% बजट उत्तराखंड के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको हमारे योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हमारे 100% बजट का इस्तेमाल हुआ। और वहीं राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार पहुंचकर आगामी कुंभ मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मेला कंट्रोल टावर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और संतों के साथ कुंभ को भव्य बनाने पर चर्चा की। तीर्थ पुरोहितों ने इस बार के अर्ध कुंभ को कुंभ के रूप में मनाए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। और गंगा सभा ने अपने पंचांग में स्नान पर्व की तिथियां भी जो है वो घोषित कर दी है। वहीं व्यापारियों ने कुंभ के दौरान अपने हितों का ध्यान रखने की अपील की। तो आज राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने आगामी कुंभ मेले की तैयारियों का जो है वो स्थलीय निरीक्षण किया। और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और संतों के साथ कुंभ को भव्य बनाने पर चर्चा की गई। सरकार का कहना है कि इस बार के अर्ध कुंभ को कुंभ के रूप में मनाया जाए। और इसका देखिए तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है सरकार के इस फैसले का।
और इसी के साथ स्नान पर्वों की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। इसमें देखिए डिटेल्ड अभी जो भी हमारे आश्रम, धर्मशाला, होटल स्टेशन, व्यापार मंडल, इन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ काफ़ी विस्तृत विचार विमर्श हुआ कुंभ 2027 के व्यवस्थाओं के संबंध में। उनके बहुत अच्छे सुझाव भी आए। उसके पश्चात अधिकारियों के साथ भी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सर निरीक्षण भी किया गया है सर। हाँ। देखा गया तो कार्यों को जो कार्य चल रहे हैं, जो स्वीकृत कार्य हैं, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे हैं, उसमें अधिकारियों, कंसर्न अधिकारियों के साथ उनका भी मौका मुआयना किया गया और जहाँ जहाँ जो भी आवश्यक। देखिए जो कुंभ के लिए बैठक थी, हमारा तो इसमें यही था कि सीएस साहब जो आज इस समय आनंद वर्धन जी आए थे, हमने इनसे कहा व्यापार मंडल हमेशा आपके साथ है, मेला संपन्न कराने में हमेशा आपके साथ है, लेकिन जो इस तरह का बीच बीच में हल्ला मचता है कि कॉरिडोर है या कोई सी भी योजना आती है, पोर्ट टैक्सी है, इसको आप बैठ के क्लियर क्यों नहीं करते? बार बार एक व्यापारी जो है ना, एक बिल्कुल फ्री होकर अपना व्यापार करे जैसा उसने जहाँ करना है। कभी आ जाते हैं ये सड़क चोरी हो रही है, कभी आता है ये सड़क ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कम से कम ये क्लियर करे। तो यही हमारी बातचीत हुई, हमने यही कहा। देखिए आज अर्धकुंभ 2027 की बैठक आज चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आज व्यापार मंडल, गंगा सभा, धर्मशाला प्रबंधक सभा और जितने भी स्टेक होल्डर जो इस बड़े आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं उनके साथ आज बैठक हुई है और इसमें सबके सुझाव, जिसका जो भी व्यापार मंडल की जो समस्याएं हैं, धर्मशाला की जो समस्या, उन सब समस्याओं को आज सुना और श्री गंगा सभा के द्वारा उस में प्रधान संगठन के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझ गया है। सत्कार ढाबा में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र के 36 ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर सूरजपुर के प्रधान गुरमेज सिंह को निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष चुन लिया है। गुरमेज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ गलतफहमियों की वजह से पहले विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन अब सभी प्रधानों ने एक राय होकर उन पर भरोसा किया है। तो ये खबर जसपुर से, जहां प्रधान संगठन के अध्यक्ष पद को लेकर जो विवाद चल रहा था अब आखिरकार सुलझ गया है। सत्कार ढाबा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के 36 ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर सूरजपुर के प्रधान गुरमेज सिंह को निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष चुना है। और इसी के साथ गुरमेज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ गलतफहमियां थी पहले, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब सभी प्रधानों ने एक सुर में उन पर भरोसा जताया है और उनको जो है ग्राम प्रधान चुन लिया है। गुरमेज सिंह को निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष चुन लिया गया। प्रधान के माध्यम से, गलत सूचना के माध्यम से लोगों को बुलाया गया था और उसने अपने आप को अध्यक्ष बना लिया था। आज हम लगभग 35 से 40 प्रधान इकट्ठा हुए हैं और हमने फिर से पुनः गुरमेज जी को ही अध्यक्ष चुना गया। सूरजपुर ब्लॉक में 51 ग्राम प्रधान हैं, जबकि लगभग हमारे जो है आज 38 ग्राम प्रधानों ने गुरमेज सिंह को अध्यक्ष चुन लिया अपना, और अभी कुछ प्रधानों का आना और उनकी सहमति बाकी है। इनकी सहमति लगभग गुरमेज जी के पक्ष में ही है। पहले प्रधान मतलब के प्रधानों के लिए इन्होंने कुछ इकट्ठे करके 2-4 प्रधान इन्होंने अपना पुनर्गठन कर दिया गया था, जिससे कि मुझे ना मेरी कार्यकारिणी को सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए सब प्रधानों ने ऐतराज जताते हुए दोबारा इकट्ठे हुए सब प्रधान 38 प्रधान यहाँ मौजूदा थे और इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने मुझे गुरमेज सिंह प्रधान संघ को सब ने चुना है। चुन तो पहले लिया था, लेकिन सहमति फिर दोबारा जताई गई है। उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और जो मतलब काम होगा सब प्रधानों की हित में होगा और हम सब मिलकर 1 महीने में लगभग अपनी प्रधानों की मीटिंग रखे करेंगे, जिससे जो प्रधान को परेशानी होगी उसका सब प्रधान मिलकर संघ साथ में रहकर उनका निवारण किया जा करेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत अपडेट अपने नए संस्करण में दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके से भारत अपडेट ने पहले लोगों की सेवा की और लोगों को सही सूचना फैलाने में अपना नाम पैदा किया है, उसी गरिमा को और आगे बढ़ाते हुए भारत अपडेट अब नए तरीके से लोगों को अच्छी और सही सूचनाएं सही समय पर देंगे ताकि लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद आप और आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, मैं विवेक पाठक जी को भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और आपका नेटवर्क, आपका मीडिया तंत्र समाज की सच्चाई को दिखाने में अपनी भूमिका निभाए, ऐसी शुभकामनाएं। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकार। ब्रेक के बाद लेके चलते हैं आपको सीधे असम की ओर, जहां से सीएम योगी लाइव बोल रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समर्थन में आयोजित आज की इस जनसभा में अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र दास जी, एजीपी बरपेटा के जिलाध्यक्ष श्री गुणेंद्र नाथ दास जी, हरियाणा सरकार के मंत्री श्री महिपाल थांडा जी, विधानसभा के प्रभारी श्री शरदेंदु तिवारी जी, इलेक्शन कोऑर्डिनेटर श्रीमती निपा मौनी कलता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बरपेटा बीजेपी श्री अनिल चंद दास जी, महिला मोर्चा की सेक्रेटरी श्रीमती परमी दास जी, बरपेटा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मां कामाख्या और असम की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की ये पावन धरा, जिसे हम पूर्वोत्तर के द्वार के रूप में, भारत की गौरव की धरा के रूप में हर भारतवासी गर्व के साथ मां कामाख्या का दर्शन करने के लिए इस पावन धरा में आता है। भारत की वैष्णव परंपरा की श्रीमद शंकर देव और माधव देव की इस पावन धरा को नमन करने के लिए आता है। असम की जीवन रेखा के रूप में विख्यात ब्रह्मपुत्र के दर्शन करने के लिए आता है। आज ये मेरा सौभाग्य है, किसी पावन धरा में मुझे मां कामाख्या के आशीर्वाद की पावन धरा, असम की इस पावन धरा में
बरपेटा की इस वैष्णव परंपरा की धरा में आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के प्रति हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। आपको रंगोली उत्सव की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, यहां की समृद्ध परंपरा, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन की है, वहीं यहां की वैष्णव परंपरा में श्रीमंत शंकर देव और माधव देव की इस पावन धरा ने उसे एक नई ऊंचाई के साथ एकता, भक्ति और मानवता का संदेश की भूमि के रूप में भी परिवर्तित किया है। बहनों और भाइयों, यहां का काजीरंगा, यहां का नेशनल पार्क, ये दुनिया के अंदर राइनो के साथ साथ अपनी जैव विविधता के लिए भी जग विख्यात रहा है। और कौन नहीं जानता है, अहोम राजवंश ने इसी पावन धरा में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा करके अहोम की इस समृद्ध संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा करके भारत की रक्षा करने में अपना योगदान दिया था। और उस समय अहोम राजवंश के महान नायक लचित बोरफुकन की अदम्य साहस, उनका शौर्य और पराक्रम हर भारतीय युवा के लिए सदैव एक प्रेरणा रही है। आज उसी असम की पावन धरा में, जिस पावन धरा ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से चाय के बगान की चाय की चुस्की को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है, आज वह चाय अपने साथ डबल इंजन सरकार की मेहनत का परिणाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चाय के साथ साथ चिप के उत्पादन की केंद्र भूमि भी बन रही है। आज उसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने सांस्कृतिक और संगीत की कला के एक महानायक के रूप में भूपेन हजारिका को जन्म दिया, ये वही धरा है। और भूपेन हजारिका की उस प्रतिभा को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, जब उन्हें 2019 में भारत रत्न का सम्मान देकर के भारत ने अपने आप को सम्मानित किया था। बहनों और भाइयों, असम की इस परंपरा को गोपीनाथ बोरदोलाई को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, जिसने भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को सदैव आगे बढ़ाने का काम किया। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार जो सुरक्षा भी दे रही है, सुशासन का लक्ष्य भी प्राप्त कर रही है और सेवा के माध्यम से बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान,
हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक और ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार 10 वर्ष के अंदर असम की कायाकल्प को करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्ष तक असम के अंदर अराजकता को, दंगों को, कर्फ्यू को, घुसपैठ को, अराजकता को बढ़ावा देकर के यहां की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, यहां की विरासत को अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार होती थी, भारत रत्न तब केवल एक खानदान के लोगों को प्राप्त होता था। तब यहां की संस्कृति और संगीत की पहचान भूपेन हजारिका को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। याद करिए, तब मां कामाख्या का कॉरिडोर बनाने की याद उनको नहीं आई। तब काजीरंगा नेशनल पार्क में यहां के राइनो को, जो विश्वविख्यात राइनो है, उसका संरक्षण हो, इसकी याद कांग्रेस को नहीं आई। तब यहां असम और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसकी याद उन्हें नहीं आई। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी, चार प्रकार की कनेक्टिविटी। याद करिए, आज असम में भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एनआईटी, आईआईटी, आईएम, इन सबका निर्माण हो रहा है। और अब डबल इंजन सरकार पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरी मजबूती के साथ तय की है, असम को घुसपैठ का अड्डा नहीं बनाने देंगे, दंगाइयों को निकाल बाहर करेंगे। और यह कार्य केवल और केवल एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन लोगों को जब भी अवसर मिला है, इन्होंने भारत और भारतीयता को ही अपमान किया है। लगातार इनके द्वारा अपमानित किया गया है। यूडीएफ तो असम के अंदर घुसपैठ की जन्नी है, घुसपैठियों को प्रश्रय देती है, घुसपैठियों के बल पर असम की सत्ता को कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस उनके साथ सहयोगी बन करके असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लेकिन एनडीए की डबल इंजन की ये सरकार असम को असम की संस्कृति के साथ जोड़ करके असम की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए, एक एक घुसपैठी को असम की धरती से बाहर करके यहां की डेमोक्रेसी को चेंज करने की साजिश को विफल करने का काम अगर कोई कर रही है, तो डबल इंजन की एनडीए की असम की सरकार कर रही है। वह विरासत का सम्मान भी कर रही है और असम के अंदर बेहतरीन विकास का काम भी कर रही है। बहनों और भाइयों, ये काम केवल मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। देश के अंदर जहां जहां भी एनडीए की बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी ने वह करके दिखाया है। याद करिए, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था
असम से भी राम भक्त जाते थे, हम नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी, आज वह अयोध्या में साकार हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया। आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। और दूसरी ओर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आज असम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। असम के अंदर ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। और इसको रोकने का काम केवल और केवल एनडीए की, बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती है, कांग्रेस और यूडीएफ नहीं कर सकती। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास। मैं उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं कहने के लिए। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है और 9 वर्ष में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ है। एक भी दंगा नहीं। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त, कोई माफिया नहीं। विकास कार्य धड़ल्ले से डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, तो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर एक गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, भरपूर बिजली उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो,
5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम का लाभ दिलाने का कार्यक्रम हो, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्यक्रम। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक स्पेशल पैकेज देकर के सम्मानजनक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य, ये केवल और केवल बीजेपी और एनडीए की सरकार ही इसको कर सकती है। कांग्रेस और यूडीएफ के पास इस प्रकार का न विजन है, न कार्य करने की कार्य क्षमता। इन्हें तो तुष्टीकरण की नीति का पालन करके केवल भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का ये कार्य कर रहे हैं, और इन्हें सेंध लगाने की छूट नहीं देनी है। इस विश्वास के साथ आज आपके असम में, इस बरपेटा में एनडीए के प्रत्याशी श्री दीपक कुमार दास के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है और मैच 2 दिन पहले लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति शायद इस जंग को खत्म करने का ऐलान कर देंगे, लेकिन जब 1 दिन पहले ट्रंप ने देश को राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली है। और इसी के साथ अमेरिका ने इस मामले में एक और बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका ने सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को तत्काल पद से हटाने का फैसला किया है। अब माना यह जा रहा है कि ट्रंप का यह फैसला ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की नई रणनीति का परिणाम हो सकता है और आज हम इसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। कल अपनी 20 मिनट की स्पीच में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी जारी की थी, तो उसके बाद ही ईरान ने अपनी मिसाइलों से अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसके बाद ही माना जाने लगा था कि ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं और आज यही हुआ। ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक पद छोड़ने का निर्देश दिया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जनरल जॉर्ज को पद छोड़ने और तत्काल रिटायर होने के लिए कहा है। इस फैसले का समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाई जा रही है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेना से जुड़ी योजनाओं को लागू करने की उनकी क्षमता को लेकर कुछ चिंताएं थी। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे जनरल को सेना की कमान देना चाहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप और उनके विजन के हिसाब से काम करे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि जनरल जॉर्ज और ट्रंप प्रशासन के बीच सेना के विजन को लेकर कोई मतभेद था या नहीं। आपको बता दें कि जनरल रैंडी जॉर्ज को जो बाइडेन ने साल 2023 में सेना प्रमुख नामित किया था और सीनेट ने इस पर अपनी मोहर लगाई थी। अगर जनरल रैंडी जॉर्ज के कार्यकाल की बात करें तो उन्हें 2027 तक इस पद के लिए चुना गया था। ट्रंप के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि ट्रंप ईरान को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर ट्रंप वैश्विक स्तर पर ही नहीं, खुद अपने देश में भी आलोचना का शिकार होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट, इन्फेंट्री अधिकारी के रूप में करियर की शुरुआत। बाइडेन ने साल 2023 से सेना प्रमुख नियुक्त किया था। इराक और अफगानिस्तान में युद्ध का अनुभव, विभिन्न कमांड और स्टाफ पदों पर नियुक्ति।
82वीं एयरबोर्न डिवीजन का नेतृत्व किया, पेंटागन में महत्वपूर्ण रणनीतिक जिम्मेदारियां निभाई। 2023 में अमेरिकी सेना प्रमुख नियुक्त हुए, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर विशेष ध्यान। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये फैसला काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि किसी भी देश में सैन्य प्रमुख की नियुक्ति को करते समय काफी सतर्कता बरती जाती है। इसी के साथ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक में वीटो करने का असीम अधिकार प्रदान है और यूएसए में सैन्य प्रमुख किसी भी सैन्य कार्रवाई को लेकर अपने देश के प्रथम व्यक्ति, जिसका मतलब है प्रेसिडेंट, के लिए जवाबदेह होता है। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि यूएसए के सैन्य प्रमुख का पद इतना अहम क्यों है। राष्ट्रपति को सैन्य सलाह देता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य होता है, सभी सैनिक संचालन पर सर्वोच्च अधिकार रखता है, युद्ध और संघर्ष में रणनीति तय करता है, संयुक्त सेनाओं का प्रमुख कमांडर होता है, सैन्य बजट और संसाधनों का प्रबंधन करता है, राष्ट्रपति और कांग्रेस को सैन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अमेरिका के सेना प्रमुख को हटाने का फैसला उस वक्त आया है जब वैश्विक स्तर पर ट्रंप पर ईरान से चल रहे युद्ध को खत्म करने का दबाव बढ़ते जा रहा है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि अब ट्रंप ईरान को लेकर किसी भी तरह का रहम बरतने के पक्ष में नहीं है। वहीं ये भी तय है कि अगर ट्रंप का यही आक्रामक रुख रहता है तो आने वाला समय मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ईरान से अमेरिका की जंग क्या रुख लेगी, लेकिन ट्रंप के बयान से ये तय है कि आने वाला युद्ध और भी भीषण होगा। तो ये पूरा वाकया जो है वो लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं और जिस तरीके से देखिए एक के बाद एक नई जो अपडेट है वो सामने आ रही है। ईरान के साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से अमेरिका आक्रामक रुख अपनाए हुआ है, ये अमेरिका को खुद भी नहीं पता कि वो अगला कदम क्या उठाएगा। खासकर अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका इसमें समर्थन दे रहा है। वहाँ भी जो अंदर लोग हैं ट्रंप के इस रणनीतियों के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें हमें नहीं चाहिए, शांति की हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन ना देखिए, सवाल यही हो जाता है कि ट्रंप को खुद को प्रायोरिटी पे रखने की आदत है और वो हमेशा दूसरे देशों को छोटा समझने की कोशिश करते हैं। उनको यही सर्वोच्च देश, सर्वोच्च नेता अमेरिका और ट्रंप यही हो, और यही वजह रही है कि ईरान को जिस तरीके से उन्होंने तबाह करने की कोशिश की, पूरी दुनिया उस पर नजर बनाए हुए। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ईरान भी लगातार एक चीजों का जवाब जो है वो देते रहा है। और इतना ही नहीं, जो ईरान की तरफ से हमले किए गए, ईरान ने उसके भी प्रूफ दिए हैं। अपने कदम पर डटकर खड़ा है, अपनी जगह। ईरान का कहना है किसी भी दुश्मन को अपने देश पर आंख उठाकर नहीं देखने देंगे। अगर गलत नीयत से कोई हमारे तरफ देखेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। और अब अमेरिका के साथ नई चीजें ये भी निकल के सामने आई है कि ईरान और इजराइल, अमेरिका के तीनों देशों के जो इस वक्त हालात है, इससे न सिर्फ ईरान और इजराइल और जो दुनिया भर की स्थिति है, बल्कि खुद अमेरिका में भी अगर हम देखें तो वहां भी उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप ने सेना प्रमुख को हटाने का निर्देश दे दिया है। अब इसको लेकर भी सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि जबरन किसी को इस्तीफे के लिए मंजूर करना या किसी को पद से हटाना, रिटायर्ड कराना, ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसको लेकर आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखिए,
सवाल अभी भी यहाँ हो जाता है और लोगों को कहीं ना कहीं इस पर समझने की भी ज़रूरत है। और जिस तरीके से अमेरिका एक के बाद एक अपनी मनमानी करते नजर आ रहा है और अभी भी बताया जा रहा है कि इस जो फहरिस्त में कई सारे नाम शामिल है जिन पर एक्शन लिए जा सकते हैं अमेरिका में। और अब एक नई रणनीति इसको बताया जा रहा है, अमेरिका की नई रणनीति युद्ध को लेकर जिस तरीके से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही हो जाता है कि आखिर ट्रंप की मंशा क्या है, क्यों कर रहे हैं। और इतने बड़े अधिकारी को एक झटके में पद से हटा देना। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं हमारी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है, जिस सेना के बल पर अभी तक वो लड़ाई लड़ते आए हैं। अमेरिका ने इसके पहले भी, डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, अफगानिस्तान की बात करें, इराक की बात करें, इनके नेतृत्व में। और अब जब ईरान के साथ इस वक्त मामला फंसा हुआ है तब भी यही सेना काम आती रही है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि सेना प्रमुख को रिटायर्ड किया जा रहा है जबरदस्ती। और इन हम तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा जिनसे हम एक एक करके इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो गुत्थी इस वक्त उलझी हुई है। आखिर क्या है, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, किस तरह की रणनीतियाँ होंगी। और अब मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, इसका असर अमेरिका पर किस तरीके से पड़ेगा, ईरान पर किस तरीके से पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम ईरान की बात करें, ईरान भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसका कहना है हम हर हमले का जवाब देंगे। तो लगातार जो जंग की तस्वीरें हैं वो हम देखते आ रहे हैं और मामला जो है बढ़ता जा रहा है। और 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया था कि अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे। तो इस वक्त कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मोहम्मद अली, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली, और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ कमांडर माधवी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों का दिल से स्वागत है। और सबसे पहले माधवी जी मैं आपके पास ही आऊँगी। देखिए सवाल इस वक्त बहुत सारे हैं और मुझे लगता है समय कम पड़ जाता है क्योंकि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, ऐसे में दिन ब दिन नई चीज़ें निकल के सामने आ रही है। और देखिए ये ईरान, इजराइल और अमेरिका तक ही नहीं, अब देखिए अमेरिका के अंदर भी कहीं ना कहीं जो बड़ी उथल पुथल है वो देखी जा रही है। सेना प्रमुख को इस तरीके से दबाव बनाना, पद से हटाने के निर्देश जारी कर दिया जाना, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अनु, मुझे बहुत आपका ओपनिंग बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिलचस्प भी लगा है मुझे। अमेरिका में इंटरनली काफ़ी दबाव है मेरे ख्याल से कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स वो डीप इन्वॉल्वमेंट चाहते नहीं है, वो नहीं चाहते एक और अफगानिस्तान खड़े हो जाए। एट द सेम टाइम पॉलिटिकली अगर हम देखें, पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते से अगर हम पॉलिटिकल स्टांस देखें तो कभी हमको ऐसा लगा कि वॉर बहुत जल्दी एंड होने वाला है। दैट वाज वन एक नैरेटिव हमको फीड किया गया। बट एट द सेम टाइम हम देखें तो एग्जीक्यूशन की ओर अगर ध्यान दें तो मिलिट्री एग्जीक्यूशन, मिलिट्री एस्केलेशन तो चालू है। तो ये जो गैप है, पॉलिटिकल मैसेज जो आ रहा है एंड मिलिट्री एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, वो जो गैप है वो
ऐसा ही रहेगा या बढ़ता रहेगा, वो गैप कम होगा, अगर वो गैप कम होगा तब जाके थोड़ा सा इंटरनेशनली भी थोड़ा बदलाव आएगा, बट टिल द टाइम वो गैप कम नहीं होता, व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट वी आर सीइंग ऑन ग्राउंड, जो हम देख रहे हैं वो एक ही लेवल पे जब तक नहीं आता तब तक लाइक यू सेड इंटरनेशनली सिर्फ ये ईरान, इजराइल एंड यूएस का मामला नहीं रहा, ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड इज इन्वॉल्व, क्योंकि एनर्जी जो है ऑयल सप्लाई वो तो हर कोई, इंडिया तो है ही है, 85% ऑफ आवर क्रूड ऑयल वी इंपोर्ट, सो इनडायरेक्टली हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। एंड जो भी होगा यहाँ पे, एंड इंटरनली अमेरिका का स्टांस, दे आर नॉट जस्ट फाइटिंग एक्सटर्नल वॉर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट supporting Israel anymore, it is about their own internal issues, internally हम, and it is not वो कोई क्या कहते हैं राज की बात तो है नहीं, इंटरनली अमेरिकन, अगर आज के दिन में अमेरिका में अगर पोल भी लिया जाए whether US should continue in this war, I'm sure it is anybody's guess what the outcome is likely to be, but yeah, so America दो तरह से it is fighting its battle, one is externally and narrative जो दुनिया को देना है, या externally जो लड़ रहा है, and internally कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। So देखते हैं आगे, next I think 6 or 7 days are going to be little defining, but at the same time yes or no में चलता रहेगा ये, escalation and pause, ये शायद मेरे हिसाब से वो होता रहेगा। बिल्कुल। मेजर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जैसा कि अभी भी माधवी जी कह रही हैं, और कहीं ना कहीं वही चल रहा है, पॉज हो रहा है, फिर शुरू हो जा रही है, फिर थोड़ी उम्मीद जो है जग जा रही है लोगों के भीतर कि शायद अब विराम लग रहा है, लेकिन क्या अब जो युद्ध है कहीं ना कहीं ये कंट्रोल के बाहर हो रहा है, जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है? जी, मेरे ख्याल से कमांडर माधवी मैम ने बहुत ही अच्छा सरल तरीके से इसका एनालिसिस करा है। आपकी बात सही है जूही जी, ये हद से बाहर आ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ये युद्ध हो जाएगा। उनको लगा मसले के फट से कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हाथी और चींटी की लड़ाई में चींटी का कुछ दमखम नहीं होता, लेकिन वही चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो उसके लिए मुश्किल कर देगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अब उनकी, जैसे आपने बताया था शुरुआत में कि सेना प्रमुख, अरे यूएस के आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया, ठीक है, उनका एक बहुत इतना फॉलोआउट हुआ उनके डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, पीट हेगसेथ के साथ, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स की प्रमोशंस और कंट्रोल आर्मी के डिसीजंस ऐसे लेते हैं। मेजर साहब, मैं बीच में आप दोनों को आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजेश प्रसाद निगम जो कि रिटायर्ड विंग कमांड के कमांडर हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर पीके सहगल जी रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल से स्वागत है सर आपका, और आज हम फिर इसको लेकर चर्चा करेंगे। अब मेजर साहब वापस लौटूंगी आपके पास, बात पूरी करें प्लीज। जी माधुरी जी। तो देखिए, अब जब अब जो चीफ ऑफ आर्मी चीफ जो है जनरल रैंडी जॉर्ज, अब उन्होंने मना कर दिया कि भाई वो अपनी मर्जी के अपने मुताबिक जो क्रेडिबिलिटी है, जो आर्मी के दाग के मैटर्स हैं, उसमें दखलंदाजी ना दें। जैसे मिलिट्री को पता है क्या करना होता है। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई अगली रिटायरमेंट लो आप। अब मैं कहता हूं कि अगर सेना प्रमुख के पास वो दमखम हो कि वो राष्ट्रपति के आगे खड़े हो जाए और बोले कि नहीं, डोंट इंटरफेयर विद मिलिट्री मैटर्स, आप इंटरफेयर मत करिए, हमको पता है अपनी मिलिट्री चलानी है। फिर सैम मैनेक्शॉ है हमारे आर्मी के सेना प्रमुख थे, फिर बाद में फील्ड मार्शल बनाए गए, उनमें वो दमखम था, खड़े होके वो मिनिस्टर को कह सकते थे कि भाई हमको मिलिट्री चलानी पता है। जब पॉलिटिक्स और मिलिट्री का मिक्स हो जाता है ना, आप देख पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाइब्रिड गवर्नमेंट है, वहां पर मिलिट्री और पॉलिटिक्स का एक मिक्स है, हाइब्रिड गवर्नमेंट। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो बेसिकली इट्स अ डिजास्टर। अमेरिका भी उसी रास्ते पे जा रही है। आई थिंक इट्स ऑफ द अमेरिकन एम्पायर एक्चुअली। ये एक शुरुआत है, अपनी कबर खुद, ठीक है, और वो ही रास्ता दिखा को, तुम आ जाओ, हमारे से बड़े बन जाओ, हमारे से आगे निकल जाओ।
हम पीछे हट जाए। तो रास्ता खुद ही वो तय कर रहे हैं ना। एक तरफ कहते हैं हमें खतरा है चीन, एक तरफ कहते हैं खतरा है यहाँ से फलाना ढमका से, आप ही रास्ता बता रहे हो, तो जी हाँ। ठीक है, वापस लौटूंगी मैं आपके पास एक बार। राजेश प्रसाद, मैं आपके पास आऊंगी सर। और देखिए यहाँ इस वक्त जिस तरीके से एक्शन लिए गए हैं सेना प्रमुख के ऊपर, अगर सैन्य दृष्टि से देखें तो अमेरिका की तरफ से जो एक्शन लिया गया है अमेरिका के भीतर ही, ये कितना गंभीर, और साथ ही साथ क्या अमेरिका अपने युद्ध की रणनीति में किसी तरह के बदलाव कर रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी, आवाज मिल पा रही है सर? जी अभी आ रही है सर, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से अब देखें अमेरिका में सेना प्रमुख के ऊपर एक्शन लिया गया है, उनको पद से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं, और अब अगर हम देखें सैन्य के लिहाज से ये कितना गंभीर हो जाता है, और साथ ही साथ क्या अमेरिका जो इस वक्त युद्ध में उलझा हुआ नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं उलझा ही रखा है लोगों को, तो अब युद्ध की रणनीति में किसी बड़े बदलाव करने की कोशिश में है? जी हाँ, इस तरह के वॉर में जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर चल रहा है एंड मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व, ऐसी स्थिति में द कंडीशन इज ऑलवेज वोलाटाइल। हर दिन परिस्थिति बदलती रहती है और उस हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। अब जहाँ तक मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूँ तो अमेरिका बीइंग डेमोक्रेटिक कंट्री, ही हैज टू मैनेज हिज डेमोक्रेसी inside the country, at the same time geopolitics outside the country. ये दो के साथ he is fighting a war, that too multi-dimensional, multi-location, and things are not that easy. बिल्कुल। Only one, if I review the previous plan before the war started, Donald Trump thought that top leadership को destroy करने के बाद within Iran there will be a revolt, and at least 50% of the population will support the change of regime. But it didn't happen. For that, I put a reason that had American forces operated from Ukraine in place of Arab countries, things would have been totally different. But this did not happen. With result, Shia and Sunni war started up. The Iran citizen got united because Sunni countries were giving the base to American forces, and that is where the whole scene of the war has changed. Now at this juncture, America is facing internal resistance and external, of course, they are fighting. That is why you see lot many changes in his statement in every day's press conference. और वो हम साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल। पीके सहगल, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए सवाल यही हो जाता है कि इस वक्त जो माहौल पूरा बन चुका है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सवाल यही हो जाता है कि एक तरफ वो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हमारी जो सेना है देश दुनिया भर में सबसे ताकतवर है, और दूसरी तरफ अब अपनी सेना पर ही ये स्ट्राइक किए जा रहे हैं। No. The American forces is strong. There is no doubt about it. सेना पे strike नहीं हो रही. These are internal politics. There can be, you see, it's everybody has the brain, and every person need not to agree to the leadership. So these are the internal decisions of the bureaucratic decisions as a leadership of America, and that may not get into our scrutiny without knowing the facts behind the scene. ठीक है, पीके सहगल सर जी, inappropriate to make a comment on this. सहगल सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, लाउड एंड क्लियर आ रही है, लेकिन राजेश बीच में बोल रहे थे ना। जी हाँ, ठीक है जी सॉरी, बिल्कुल। सहगल सर प्लीज गो अहेड सर। कोई बात नहीं, अब आप अपनी बात पूरी करिए। सहगल सर आपसे। ये डिसीजन जो है ट्रम्प का बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही आर्मी के मोरल के लिए बदतर है। किसी भी युद्ध के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाया जाए, ये साफ तौर पे दर्शाता है कंफ्यूजन है। ट्रम्प ये एक्सिट पे साफ तौर पे कहा है कि हम ऐसे एडमिरल्स को, ऐसे एयर मार्शल्स को और ऐसे आर्मी चीफ को चाहते हैं जो ट्रम्प के एजेंडा को प्रोजेक्ट करे। बिल्कुल, हाँ। उन्होंने साफ तौर पे किया था लड़ाई से पहले कि किसी भी हालत में का कोई लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसको नजरअंदाज किया गया। फिर अभी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी हालत में
बूट्स ऑन ग्राउंड मत उतरना। आज अमेरिका के अंदर 73 पर केवल 7% लोग हैं इंक्लूडिंग रिपब्लिकन्स जो कह रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड उतारिए। 93% अमेरिकन इसके अगेंस्ट है। फिर 78% अमेरिकन जो है इसकी हैंडलिंग ऑफ द वॉर के विरुद्ध है। अभी 78% लोग अमेरिका में चाह रहे हैं इंक्लूडिंग रिपब्लिकन पार्टी कि ये युद्ध जो है अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है और किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को इस युद्ध से जल्दी बाहर आना चाहिए, इससे पहले कि हमको और नुकसान हो और हमारी क्रेडिबिलिटी और खत्म हो। वास्तव में ये बहुत ही गलत मैसेज है। नॉट ओनली हैज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बीन रिमूव्ड, टू मोर सीनियर ऑफिसर्स हैव आल्सो बीन रिमूव्ड। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को भी फायर कर दिया है। और काश पटेल उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि हमने 90% ईरान के मिसाइल को और को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वास्तव में 50% उनके मिसाइल्स, उनके लॉन्चर्स और कामिकाज़े ड्रोन्स अभी भी कायम है और अमेरिका को, इजराइल को उनकी लोकेशन भी नहीं मालूम। और इसको निगाह में रखते हुए कहा जा रहा है कि आज काश पटेल को भी डिसमिस कर दिया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों ये भी कहा जा रहा है कि जो सबसे पहले होमलैंड सिक्योरिटी चीफ क्रिस्टी नोएम को बेदखल किया गया और इसके बाद इससे शुरुआत जो है वो हो गई और किस वजह से हटाया गया इसको लेकर भी कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई। देखो उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने हर प्रकार से ट्रंप को इस युद्ध में शामिल होने से मना किया था। उसके बाद उनको तौर पे कहा कि बहुत डेंजरस है, अगर आपने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड उतारे तो 100% आपकी हमारे देश की हार होगी। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, दूसरे आप गलत डिसीजन ले रहे हो। उन्होंने कहा किसी भी लड़ाई से पहले 4 चीज़ें कमांडर इन चीफ को सोचनी चाहिए। पहले की लड़ाई का मकसद क्या है, किस वजह से आप ये लड़ाई में शामिल हो रहे हो। उन्होंने कहा तुमको आज तक नहीं पता कि उनका पॉलिटिकल एम या मिलिट्री एम क्या है। फिर दूसरा कि आपकी ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है उस पॉलिटिकल एम या मिलिट्री एम को अचीव करने के लिए, वो भी अभी तक डिफाइन नहीं हुई। तीसरा कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, आदर टू ट्रेन, आदर लॉजिस्टिक्स एंड पोजीशन टू अंडरटेक सच अ वेंचर जो आपका मकसद को अचीव कर सके। उन्होंने कहा वो भी नहीं है। फिर चौथा उन्होंने कहा कि एंड गेम क्या है, आप लड़ाई के अंत कैसे करोगे, ये भी क्लियर नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये डिसीजन जो है बिल्कुल गलत है और मिलिट्री इसको सपोर्ट नहीं करेगी और इसी वजह से उनको और 2 सीनियर ऑफिसर्स को निकाला गया। फिर ही इज गॉन ऑन टू रिकॉर्ड, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि हेग्सेट ने उनको बताया कि ट्रंप वांट्स टू सराउंड हिमसेल्फ ओनली विद यस मैन, जो उनके एजेंडा को प्रमोट करेंगे, ना कि मिलिट्री को एजेंडा। इसके बारे में भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिकन आर्मी जो है अपोलिटिकल आर्मी है, हमेशा वही डिसीजन देगी और वही एडवाइस देगी जो अमेरिका के हित में है, ना कि ट्रंप के हित में है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक किस्म से डेमोंस्ट्रेशन है ट्रंप की। ठीक है माधवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए ट्रंप को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे कार्यकाल में बड़े अधिकारियों को हटाने से कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो बचते रहे हैं और उन्हें लगता था कि अगर ऐसा करते हैं तो डेमोक्रेट्स और मीडिया के सामने झुकना होगा। लेकिन फिर अगर पिछले कुछ महीनों तक हम देखें तो ये आदेश था कि मिड टर्म चुनाव से पहले किसी कैबिनेट अधिकारी को हटाया नहीं जाएगा। अब इसी बीच ईरान युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस युद्ध के बाद जो है ट्रंप की लोकप्रियता घट गई है, जिसके कारण जो स्थिति है वो बदल चुकी है। So, like it has, जी माधवी जी, like it has been brought out, अभी जो है आई थिंक काफी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो रहा है पैरेलली। इट इज नॉट जस्ट द वॉरफेयर दैट इज फॉट बाय मिसाइल्स एंड यू नो एयर वॉरफेयर नहीं रहा है, अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। नैरेटिव्स बदली जा रही है। जैसे अभी कहा गया है कि यू नो काफी जगहों के बारे में पता ही नहीं है, बट देन दे आर क्लेमिंग दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड 90%। सो वी ऑल्सो डोंट, अभी हमें भी ये पता नहीं है कि कहाँ तक चीजें जो सामने आ रही है, स्टैटिस्टिक्स जो सामने आ रही है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये पता नहीं है। बट ये चीज देखना होगा। आई थिंक मोस्टली यू नो हम एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि दिस वॉर इज बीइंग फॉट ऑन टैक्टिकल बेसिस अभी, एज ऑफ नाउ दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, यू नो। बियॉन्ड दिस स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म यू नो इफेक्ट क्या होने वाला है अमेरिका पे, तो वो तो
लीडरशिप देमसेल्व्स विल यू नो उन्हीं को समझ आएगा. बट एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बैटल्स विन किए जा रहे हैं उनको एवरी डे यू नो लाइक डेली वेजेस की तरह आज का यू नो डेली ये छोटे बैटल्स दे वांट टू विन. अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यूएस का क्या है जिस हिसाब से वो इंटरनल चीजें बदल रही हैं ये मे बी हमको थोड़ा वक्त के बाद ही समझ आएगा. एंड टिल द टाइम वी डोंट अंडरस्टैंड बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है वो यू नो. एंड देन अमेरिका अगर आप देखो भी यू नो ज्योग्राफिकली इट इज स्लाइटली far off than actually the people who are you know Iran and Israel and Middle East and to some extent India you know around forces around ये हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा affected party है though we are not involved but yeah US is directly involved and there are a lot of things happening internally. उनका tactical measure क्या है कैसे वो करना चाहते हैं as of now ऐसे ही लग रहा है कि you know let us take one day at a time and that's what seems to be their strategy. But long term mein how it will pan out for them and for the situation, for the conflict and for people around and for countries like India, we'll have to wait and see. But at the end of it we have to be as India you know we have to be really alert. बिल्कुल and prepared. ठीक है मेजर साहब देखिए सवाल ये भी हो जाता है क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही है उथल पुथल चल रही है. अमेरिका इसराइल की बात अगर हम ना करें जैसा कि अभी भी माधवी जी कह रही थी कि पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का जो सबब है चिंता का सबब बन चुका है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपना संबोधन दिया और उस दौरान उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि भाई हम तो अभी 32-34 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं. पुराने जो अमेरिका के पुराने लीडर्स हैं उनका भी जिक्र किया कि उन लोगों ने ये किया है और जो है उनके बारे में जिस तरीके से वहाँ और भी लोग थे उनका भी मजाक बनाया गया. मतलब ये जो 34-35 दिन बीते हैं उनके लिए कुछ नहीं है. वो अभी भी कह रहे हैं 2-3 हफ्ते रुकने की ज़रूरत है. अब क्या बदलाव किस तरीके की रणनीति वो अपना रहे? जू जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पर. देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई मतलब नहीं है कि कोलैटरल डैमेज हो जाए बेकसूर लोग सिविलियंस मारे जाएं कहीं पे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बस देखेंगे कि भाई ये ऐसा और वो कूद पड़े हैं बिना सोचे समझे युद्ध के अंदर तितर बितर. हम उनका ये मानना है कि भाई अच्छा क्या हमें दुश्मन के बारे में मालूम नहीं है. दुश्मन को भी हमें नहीं मालूम है दुश्मन को भी हमारे बारे में मालूम नहीं होगा. ये लॉजिक निकाला होगा मेरे ख्याल से शायद. अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं बल्कि जो ईरान ने लॉन्च करे हैं. ऐसी खबर आई है माधुरी जी ने बताया कि बिल्कुल कमांडर माधुरी मैम ने कि मौके बहुत हो रही है. देखिए जब युद्ध होता है ना जूही जी सबसे पहले चलने के टाइम पे सिपाही का फौजी का नहीं होता. सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का इंफॉर्मेशन का. खबरें फैलने लगती हैं कि भाई हमने ऑप्स न्यूज में देख लिया था गलत खबरें आ रही थी दोनों तरफ से लेकिन पाकिस्तान की तरह आ रही थी बेसिकली कि ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया. ऑन ग्राउंड कोई जरिया नहीं है वेरीफाई करने का युद्ध वॉर जोन में कॉन्फ्लिक्ट जोन में. तो ये खबरें लोग बढ़ावा देते हैं उसी गलत खबर को. सुना है कि ऐसा हो गया क्या ये सच है. जब वो पूछते हैं ना क्या ये सच वो और बढ़ावा देते हैं उसी गलत अफवाहों को. वैसे एक खबर और आई कि ईरान ने बड़ा मिसाइल का बराज का अटैक लॉन्च किया है इजराइल के ऊपर जहां पर कि टेल अवीव और पीट टिकवा वहां पर बहुत बर्बादी हुई है. अब ऐसा देखिए कहीं पे इजराइल की बर्बादी की फोटो नहीं आ रही है कहीं क्योंकि सेंसरशिप बहुत है और कम से कम ऐसी रिपोर्टें आई है कि लोग घायल हुए हैं कम से कम इसके अंदर. अमेरिका और इजराइल ने भी एक कंटिन्यूड हैवी एयर स्ट्राइक्स कर ईरान के मिलिट्री साइट्स पे स्टील प्लांट्स पे मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे एयर डिफेंसेस पे जाके जहां पे इस्फहान तेहरान और बुशेहर भी है. फिर ईरान ने रिपोर्ट किए 2076 अब तक मारे गए हैं और 26,500 घायल हुए बुरी तरीके से. तो यानी कि एक बहुत तगड़ा रीजनल फॉल आउट हो रहा है. अब जो मिसाइल करे वो बहरीन यूएई सऊदी अरेबिया कुवैत एयरपोर्ट पे तो आग लग गई तो टेंशन बहुत ज्यादा. लेबनान के अंदर भी टेंशन हो गई. तो ये देखिए अब क्या हो रहा है युद्ध की स्थिति देखें. अब डोनाल्ड ट्रंप साहब देख रहे हैं आग फैल रही है. अब मैं क्या करूं. तो कंट्रोल करने के रास्ते आप पानी डाल दो. अगर आप इलेक्ट्रिक फायर पे शॉर्ट सर्किट की आग पे अगर आप पानी डाल दो तो आप समझ सकती हैं क्या होगा.
टूटी आग पे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं चाह रहे हैं इसको रोकना, मगर रोकूं कैसे भाई, मैं लेकिन इस वक्त सर एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, इस वक्त वो अपने जिन सहयोगियों से, मिस्र साहब वो अपने जिन सहयोगियों से कह रहे थे कि भाई आप जो है आप बातचीत कर रहे हैं ईरान की लीडरशिप से, अरे किससे उससे बातचीत कर रहे हैं? अगर आपने आपकी डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक रिसर्च CNN ने और पत्रकारों ने 19 साल के टेन्योर में 30,500 समथिंग झूठ बोले हैं। एवरेज निकालें तो एक 20 या 21 बार झूठ कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ से। जाने के आप सोचिए, और ये झूठ बोलने की आदत अब नहीं है, बचपन की है। मैं आपको 1964 की बात बताता हूं। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक स्कूल के साथ बेसबॉल मैच लड़ा, मैन और मैच इनको, अखबार में भी ये बात छपी थी उस टाइम पे और में। बाद में उनके क्लासमेट ने क्लैरिफाई किया, नहीं हुआ, ये झूठा है ये आदमी। तो ये बेसिकली जो कोलिशन है, और जैसे कि जो एप्सन सर्वाइवर है, मैं 2 एप्सन फाइल सर्वाइवर का नाम लेता हूं, मारिया फार्मर और एनी फार्मर। उन्होंने रिएक्ट किया कि बल्कि अटॉर्नी जनरल को भी निकाल दिया जी। ट्रंप ने अटॉर्नी अमेरिका के को भी निकाल दिया भाई। अटॉर्नी जो है, जो कि पैम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको निकाल दिया और ये ऐलान कर दिया कि वो में जा रही हैं पैम बॉन्डी, और वो वहां तो जा रही हैं। टॉड ब्लैंचे, जो टॉड ब्लैंचे है वो तब तक वहां पर करेंगी या वो एक्टिंग करेंगी। क्यों? क्योंकि 2 सर्वाइवर्स ने बोला कि ये अटॉर्नी जनरल जो है इसकी बहुत निंदा करी, और उन्होंने बोला कि भाई ये डिले हो गया है और जस्टिस नहीं हो पाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात मेरे को लगी कि वो मिलिट्री के साथ वो दखलंदाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। डिफेंस सेक्रेटरी वो अब पॉलिटिक्स में मिलिट्री और पॉलिटिक्स बिल्कुल भी मिलिट्री का काम। राजेश प्रसाद सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए इस वक्त जो कुछ भी हालात है वो एक तरफ थम नहीं रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें इसमें निकल के सामने आ रही है, कभी ईरान से कभी अमेरिका से। अब अगर हम बात करें आगामी दिनों में ये जो पूरा मामला है किस तरफ रुख लेता हुआ नजर आया है, मिडिल ईस्ट की बात करें वहां क्या कुछ असर इसका देखा जाएगा आने वाले दिनों में? Of course, their installations have been damaged. उनका they are having heavy loss. जी। तो उसमें दो राय तो है नहीं. In fact, America also is losing lot of faith in those countries, which he has given promised the security across those countries. उसमें तो काफी heavy loss है ही है. But whatever we have been discussing now in regards to change of leadership in America, particularly defense leader has been removed. This is internal. In America is a democratic country. A democratic country में the leadership is with Donald Trump. If he has decided for the war, and if the defense chief is making a public statement in the press, this is not done. In any country in that situation, defense chief would have been removed. So this is a natural feature. Defense chief would have not gone to the press and made a public statement. Yeah, within the house, within the room, he would have talked to Trump is a different issue, but making it public, making in a press conference or leaking it out is not done. Not only he will give a wrong message to the entire defense forces, and this will also be a betrayal. So he has been removed is the right option available to the government of USA. But so far as the Middle East is concerned, yes, they are in heavy loss, and there around 40 countries have come in for removing the restrictions in Hormuz area. So hopefully there will be some positive negotiations coming forward, and there can be a way out in this war itself. बिल्कुल। माधवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अगर हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब चलिए ट्रंप ने भी ये बयान दे दिया है, लेकिन सवाल यही हो जाता है कि जो ट्रंप का रवैया है अब वो और ज्यादा खतरे की संकेत दे रहा है। क्या परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं आने वाले दिनों में?
लगता तो ऐसा ही है, like they say, you know, wars are reported in missiles but lived in homes and hospitals, you know. So ultimately, you know, the decisions are taken by people sitting on top, but वो जो भुगत रहे हैं, you know, आम लोग जैसे you and I sitting in the conflict areas, तो उस पे काफी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डैमेज हो ही रहा है दोनों जगह, नॉट जस्ट ईरान, इजराइल, यू नो, कंट्रीज सराउंडेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट जोन, वो तो हम देख ही रहे हैं न्यूज में एवरीडे, एंड आल्सो अर्बन एरियाज, यू नो, दोज दैट आर नॉट डायरेक्टली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं है. सो एट द एंड ऑफ इट, यू नो, ह्यूमैनिटेरियन लॉस वो सिर्फ एक फुटनोट बन के नहीं रहना चाहिए. दैट इज समथिंग, बट दैट हैज बिकम अ साइलेंट कॉस्ट ऑफ वॉरफेयर दीज डेज, यू नो. सो आने वाले दिनों में काफी द वे थिंग्स आर चेंजिंग. I don't think जैसे the way it is brought out, you know, अमेरिका के हम जिस तरीके से हमले लगातार किए गए अमेरिका की तरफ से, ईरान अपनी जगह डटा रहा है, तो क्या ईरान में वो ताकत है जो अपने दुश्मनों का सामना? आवाज मिल पा रही है माधवी जी? आवाज मिल पा रही है? I am not able to hear you, Anu. ठीक है, मेजर साहब मैं आपके पास लौटूंगी. देखिए सवाल वही कि जिस तरीके से ईरान की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार अपनी चीज़ों पर डटा हुआ है, लेकिन ईरान के साथ यही, क्या ईरान इतना कैपेबल है कि अपने दुश्मनों को उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है अभी तक, जो कुछ भी हमने देखा है उस हिसाब से और आगे आने वाले दिनों के लिहाज से? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अनु. ठीक है, दोबारा से हम मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामियों की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है. मेजर साहब आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारी तरफ को, लेकिन फिर भी क्योंकि आवाज नहीं आ रही है, इसको मैं थोड़ा संभालता हूँ. देखिए बात ऐसी है कि जो नोटेबल हेडलाइंस हैं नासा की, जैसे कि आर्टेमिस 2 मिशन है, तो उसकी बात करता हूँ मैं. ये क्रू ने कंप्लीट किया एक फुल डे इन ऑर्बिट अर्थ के अराउंड. वो एक की स्टेप था एक मून लैंडिंग्स का. लेकिन मगर आप देखिए तेल कितना लेता होगा, है बड़ी अच्छी बात है, हेडलाइंस है जो नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन तेल की प्राइस, जो फ्यूल जो है, प्राइसेस टू राइज शार्पली. और जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी है ना ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की, जो मिडिल ईस्ट में, कि वो ये कर देंगे, अब वो कर देंगे. यूएन जनरल सेक्रेटरी जो है एंड उन्होंने भी ऑन किया है कि ये में रिस्क्स और स्प्रेड हो सकते हैं, जो कि और बड़ा भीषण रीजनल वॉर बन सकता है ये. तो उससे डोमेस्टिक रीजनल रिपोर्ट्स, आर्मी के जो टॉप ऑफिसर हैं वो गए हैं कि भाई गए हैं. अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सही किया या नहीं किया वो अलग बात रही, लेकिन इट्स अ वॉर टाइम. डोनाल्ड ट्रंप साहब, पता है आपको, अब मजाहिया बात और सुनिए आप, 96 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, मैं क्योंकि मैं टाइगर वुड्स की बात करने वाला हूँ अभी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ा फेंकते हैं. टाइगर वुड्स तो गोल्फर है, सब जानते हैं. डोनाल्ड ट्रंप से ने कहा इवांडर हॉलीफील्ड, 96 की बात है, इवांडर हॉलीफील्ड और माइक टाइसन, इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि मेरा नाम भी मोहम्मद अली है, मैं भी. उन्होंने $1 मिलियन इस पे लगाए थे, बॉक्स किया था इनका भाई हवा में, तब गैस. 2009 में इन्होंने आउटपुट लिया था एक. तो गोल्फ कोर्स इज बेसिकली एक स्ट्रेटेजिकल वो था, उसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक रिवर जाता है, वहां पे खून की नदियां बहती हैं. हैं तो सिपाहियों की नदियां, ऐसा कुछ नहीं हुआ था उससे. तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जो बड़ा बड़ा फेंकते हैं कुछ भी हो, रोज आज मैं ये करूंगा, ट्रंप सोशल, ये ट्रूथ सोशल पे जाकर मैं आज ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. नई नई चीजें सोशल मीडिया पर उनकी आती है. अब तक 100 से अधिक राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन करा है. 100 से अधिक राष्ट्रों पे. 53 में इन्होंने ईरान के अंदर दोबारा CIA के जरिए बहुत जबरदस्त एक एक्शन किया था, जहां पे उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद मोहद्दी को 1953 में उनको आउट कर दिया था वहां से, और वहां पर प्लेस किया था अपने चुनिंदा आदमी को, शाह ऑफ ईरान जिसके नाम से हम जानते हैं ना, मोहम्मद शाह रजा पहलवी जी, जो कि अमेरिका का कठपुतला था बेसिकली. और क्योंकि
क्योंकि मोहम्मद मुर्सी ने जो था उसको नेशनलाइज कर दिया। जब ऑयल रिफाइनरी नेशनलाइज हो गई तो जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ वो आउट हो गई। अमेरिका बोला भैया तेल आ रहा है, हम पीछे रह रहे हैं, हमको इनका उसका मुनाफा नहीं मिल रहा भाई, हम सुपर पावर है, हम जो मर्जी करेंगे। अब मोहम्मद मुर्सी की देखिए 1968 कहते हैं ब्लैक फ्राइडे, आज गुड फ्राइडे है, ब्लैक फ्राइडे में मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हुई, उन्होंने फायरिंग ऑर्डर करी। जब फायरिंग ऑर्डर करी तो लोग मरे। अब लोग मर गए उसके अंदर, उसके बाद से कौन बज रहा है मेरा, इसलिए कोई बात नहीं। उसके बाद से जब उन्होंने फायरिंग ऑर्डर करी, इनको भागना पड़ा। बाद में जनवरी 1970 को भागे तक रोहिला खोमेनी, आयतुल्लाह रोहिला खोमेनी, बिल्कुल हाँ, वो के कभी तुर्की में रहे थे, कभी इराक में रहे थे, कभी फ्रांस पेरिस में, वो लौट कर आए और उसके बाद से फिर ठीक है। वापस मैं माधवी जी के पास लौटूंगी। माधवी जी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है उन्हें, कुछ तकनीकी खामियों के चलते बातचीत नहीं हो पा रही है। आपकी आवाज कट रही है। ठीक है। आपने हाँ आई थिंक या आपने एक सवाल पूछा था, बहुत ही सही अच्छा सवाल पूछा था एंड वेरी रिलेवेंट, आगे अगले कुछ दिनों में हम क्या देखेंगे, वो भयानक होने वाला है। एवरी कंट्री, हर एक एंटिटी अपना अपना राजनीति या पॉलिटिकल और मिलिट्री टैक्टिक्स आई एम श्योर बना के बैठे हैं। मुझे लगता है जहां तक व्हाट इज सीन और व्हाट इज अपैरेंट और व्हाट इज कमिंग टू फोर, ऐसा लग रहा है कि ईरान रियली इज नॉट लुकिंग फॉर इमीडिएट रिजल्ट। उनको आउटलास्ट करना है, उनको उनके एनिमीज का कॉस्ट बढ़ाना है। सो दैट इज व्हाट इट अपीयर्स फ्रॉम द इरानियन पर्सपेक्टिव। एंड इजराइल वांट्स कमांड और इमीडिएट थ्रेट। वो जो जगह है, वो जो रीजन है, वहां का उनका खुद का कंट्री का थ्रेट जो है उसको न्यूट्रलाइज करना है। दैट इज व्हाट इजराइल इज लुकिंग फॉर। सो whereas these two countries का थोड़ा बहुत अपेरेंट है जो whatever we are reading about, US is fighting its own battle like internally. That's where it is. And as far as India is concerned, I think हमको तो we should be really alert and in a way maybe long term में काफी हो सकता है this is teaching us a lesson that energy wise we should do something about ourselves. ये बहुत देखने वाली बात हो जाती है, क्योंकि देखिए जो हालात बने हुए कहीं ना कहीं ना सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका के लिए, दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब है। और ऐसे में हर किसी के मन में वही चिंता, कब ये सब कुछ शांत होगा और कब स्थिति जो है सामान्य होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ जो डॉक्टर राजेश प्रसाद निगम जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और माधवी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए इस खास डिबेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ